चैप्टर 1। दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर वरुण देवदत्त, उनकी पत्नी ईशानी देवदत्त और उनके 8 साल के बेटे रोहन देवदत्त की कल रात उनके ही घर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्हें मौत के घाट उतारने वाली कोई और नहीं, उनकी ही बेटी ईवा देवदत्त है। अगर सूत्रों की माने तो ईवा देवदत्त की उनके पिता वरुण देवदत्त से बनती नहीं थी और वजह थी कि वो उसके सौतेले पिता थे। अभी अभी उनकी लाशें बाहर लाई गई हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में हैं। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अरे मुझे तो शुरू से ही ये लड़की पागल लगती थी और देखो आज साबित भी कर दिया, एक औरत ने दबी सी आवाज में कहा, लेकिन इतना भी धीरे नहीं कि किसी को सुन न सके। सच में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी खतरनाक होगी। अरे अपने छोटे भाई तक को मार डाला, उसके साथ खड़ी दूसरी औरत ने कहा। ये तो होना ही था, देखा नहीं था क्या कि कैसे बात करती थी अपनी माँ से, और बाप को तो ये कुछ समझती ही नहीं थी, एक और औरत ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी कल ही तो अपने बाप से झगड़ रही थी, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। यहीं ऊपर वाली बालकनी में उससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। ऐसी लड़कियों को तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए। अगर शुरू से पता होता कि लड़की ऐसी निकलेगी तो पहले ही ना मार देते इसे। और देखो क्या किया इसने, अपने ही माँ बाप को मार दिया। अरे अपने छोटे भाई पर भी तरस नहीं आया इसे, पहली औरत ने दोबारा कहा। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है, इसकी विधवा माँ से शादी कर इसे और इसकी माँ को आसरा दिया और इसने उसे ही मार दिया। थू है ऐसी लड़की पर, एक आदमी ने कहा जो दिखने में खासा पढ़ा लिखा लग रहा था। सुबह का वक्त था जब उस बड़े से 3 मंजिला घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वो एक पॉश एरिया था जहां बड़े बड़े लोगों के ही घर थे। पुलिस की गाड़ी के साथ साथ एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी थी। कुछ देर बाद उस घर में से 3 लाशें निकाली गई, जिनमें एक आदमी जिसकी उम्र 40 के करीब होगी और एक औरत जो 39 के करीब होगी और साथ ही एक 8 साल का लड़का था। उनके ऊपर दी गई सफेद चादरें भी लाली पकड़ गई थी। उनके पीछे ही एक 15 साल की बच्ची को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया जा रहा था। उस बच्ची के माथे पर एक गहरा घाव था जो उसकी बाईं कनपटी से लेकर बाईं आंख के नीचे तक था। उसमें से खून निकलकर सूख चुका था और उसका पूरा चेहरा खून से लाल था और उस खून से लाल चेहरे में उसकी नीली आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। उसके हथकड़ी लगे हाथों में भी खून लगा हुआ था। उसने एक सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। उसकी फ्रॉक नीचे से फटी हुई थी और उसकी भुजाओं पर भी गहरी चोटें लगी हुई थी। उसके बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी क्योंकि उसके दाएं घुटने पर चोट लगी हुई थी और उसकी पूरी टांग खून से लाल हो चुकी थी। उन लोगों की ये सारी बातें उस लड़की के कानों में पड़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी, जिसमें न तो कोई डर था और न ही कोई पछतावा। वो चुपचाप जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गई और वहां पर लोगों की और मीडिया वालों की अटकलें जोर पकड़ रही थी। 5 साल बाद सर अनूप बिलास कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ रहा है और सुनने में आया है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। एक 25 साल के करीब लड़के ने अपने सामने खड़े 50 साल के करीब आदमी से कहा, उसे मारने दो हाथ पैर, वो जानता नहीं है कि रंजीत राणा क्या चीज है। उस आदमी ने आराम से कहा, निरण पता करो हमारा माल अपने सही ठिकाने पर पहुंचा या नहीं, और वैदे आने वाला था आज, कोई एयरपोर्ट गया उसे लेने। उस आदमी यानी रंजीत राणा ने आगे पूछा, सर माल 1 घंटे तक पहुंचने वाला है, मेरी अभी आदित्य से बात हुई थी और भावेश सर गए हैं एयरपोर्ट वैदे सर को लेने, निरण ने जवाब दिया। वो दोनों अपने ऑफिस की 7वीं मंजिल पर थे और रंजीत राणा के कैबिन में खड़े थे। रंजीत एक कांच की बनी दीवार के सामने खड़ा था जिसके दूसरी ओर वो देख रहा था, जहां से आधे शहर से ज्यादा दिख रहा था। रंजीत राणा दिल्ली का नंबर 1 बिजनेसमैन था और उसका अपना खुद का हीरो का व्यापार था। उसकी कामयाबी ने उसके अनगिनत दुश्मन पैदा किए थे, जिनमें से सबसे ऊपर आता था अनूप बिलास।
अनूप बिलास दूसरे नंबर पर था। राणा इंटरप्राइजेज और एबी इंटरप्राइजेज में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी और अभी भी वो उसी की बात कर रहे थे। उन्हें भनक भी नहीं थी कि उनके सामने वाली बिल्डिंग पर कोई था जो एक राइफल से रंजीत राणा पर निशाना साधे हुए था। उसका फेस कवर था, बस उसकी नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसने सिर पर कैप ले रखी थी। कुछ पल उसने निकाले और फिर एकदम से गोली चला दी और आराम से उठ गया। वहीं दूसरी ओर रंजीत जैसे ही पलटने लगा, एक गोली सीधा उसके सिर को भेदती हुई निकली और पीछे दीवार में घुस गई। पूरी की पूरी कांच की दीवार टूट गई थी और रंजीत के सिर के परखच्चे उड़ गए थे। उसकी आंखें तक बाहर निकल गई थी और उसके दिमाग का पिछला हिस्सा बाहर झांक रहा था। पूरे फर्श पर खून ही खून हो गया था। निरण सदमे की हालत में बस खड़ा रह गया। वहीं दूसरी ओर वो इंसान नीचे जा रहा था। उसके हाथ में अब एक बड़ा सा लंबा बॉक्स था और यकीनन उसमें राइफल ही थी। वो नीचे पहुंच चुका था। नीचे आकर उसने एक गाड़ी के शीशे पर नॉक किया और उसी के साथ गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल गया। उसने वो बॉक्स गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया और अपनी कैप और मास्क उतार कर अंदर फेंक दिया और उसके बाल बिखर कर उसके कंधों पर आ गए। उसने अपने हाथ से उन्हें पीछे की ओर किया तो उसकी आंखें बंद थी। उसने अपनी आंखें खोल सामने देखा तो वो गाड़ी वहां से हवा के जैसे निकल गई। यकीनन वो एक लड़की ही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि सामने वाले की आंखें चौंधिया जाए। उसकी नीली तीखी आंखें और बिल्कुल तीखा सधा हुआ नाक। उसके होंठों के कटाव ऐसे थे जैसे किसी चित्रकार ने अपनी सारी कला उसके होंठ बनाने में ही निकाल दी हो। उसका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट शेप में था। उसके बाल सुनहरे रंग के थे जो कंधे तक ही थे। उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं था सिवाय एक निशान के जो उसकी बाईं कनपटी से लेकर उसकी बाईं आंख के नीचे तक था। निशान हल्का जरूर था लेकिन साफ पता चल रहा था कि वहां जख्म गहरा रहा होगा। उसने अपनी बाहें अंगड़ाई लेने के जैसे फैला दी और फिर अपने सिर पर हड्डी डाल वो आगे बढ़ गई। उसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसने एक इंसान को मार डाला था। वो आराम से चलते हुए सड़क तक आई और एक टैक्सी रोक उसमें बैठ चली गई। जारी। चैप्टर 2। रात का वक्त था जब वो लड़की एक पॉश एरिया में दाखिल हुई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और फिर अपनी पेंट की जेबों में हाथ डालकर आगे बढ़ गई। रात के 8:30 बजे हुए थे लेकिन फिर भी वहां पर लोग घूम रहे थे। उन लोगों की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ती उनकी बुदबुदाहटें शुरू हो जाती, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान ना देते हुए अपना चलना जारी रखा। कुछ देर बाद वो एक 3 मंजिला घर के सामने रुकी। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और साथ ही उसने अपना फोन निकाल लिया और एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। जी वर्धान अंकल, ईवा बोल रही हूँ। आपने जिसके बारे में बताया था वो अभी तक आया नहीं। कितना टाइम लगेगा उसे आने में? ईवा ने कॉल रिसीव होते ही कहा। वो पहुंचता ही होगा। 1 घंटा हो गया है मेरे पास से गए हुए। 5 मिनट तक शायद पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ से उसके वर्धान ने कहा। आपने अच्छे से सब समझा दिया है ना? ईवा ने गैस ऑन करते हुए पूछा। उसने अपना फोन स्पीकर पर लगा लिया था क्योंकि वो अपने लिए चाय बनाने लगी थी। बिल्कुल, मैंने सब समझा दिया है और प्लीज तुम थोड़ा अच्छे से बात करना, वर्धान ने उसे थोड़ा मनाते हुए कहा। उसे छोड़िए, आपने साइन करवाया मतलब उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ईवा ने वर्धान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने साइन भी करवा लिया है। एडवांस तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, वर्धान ने कहा। ओके, थैंक यू अंकल, ईवा ने कहा और फोन कट कर दिया। फिर अपने लिए चाय छानने लगी। अभी उसने अपने लिए चाय बनाई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने टाइम देखा तो 8 मिनट हो गए थे अंकल के बताए हिसाब से।
उसने अपनी चाय टेबल पर रखी और जाकर दरवाजे खोल दिया। बाहर करीब 22 साल का लड़का खड़ा था। दिखने में सामान्य था, लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव था वो थी उसकी आंखें, बिल्कुल काली गहरी। उसके 6 फीट तक हाइट होगी और बॉडी भी अच्छी खासी बना रखी थी। रंग थोड़ा सा सांवला था, लेकिन उस पर बहुत जच रहा था। चेहरा बिल्कुल क्लीन शेव था। उसने जैसे ही ईवा को देखा तो उसकी पलकें तक झपकना भूल गई, क्योंकि ईवा थी ही ऐसी। उसकी नजरें जब ईवा की नजरों से मिली तो उसे होश आया, क्योंकि ईवा उसे घूर रही थी। मुझे वरदान अंकल ने भेजा है, उस लड़के ने कहा तो ईवा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पलटकर अंदर की ओर चली गई। उस लड़के ने अंदर देखा और फिर सांस छोड़कर अंदर आ गया। अभी अभी अंकल से बात हुई थी, बताया था उन्होंने कि तुम्हारे 5 मिनट तक तुम पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारे 8 मिनट तक पहुंचे। इट्स ओके। तुम्हारा नाम? ईवा बिना रुके एक ही सांस में बोल गई और जाकर अपनी चाय का कप उठा लिया। मेरा नाम आरित्र है। आरित्र सिंह। वो दरअसल मुझे एड्रेस ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ सभी घर एक जैसे हैं ना? आरित्र ने इजी होते हुए कहा। घर एक जैसे हैं, लोग नहीं। कोई बात नहीं, आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी, ईवा ने लापरवाही से कहा और अपने कमरे में जाने लगे, जो नीचे ही बाई तरफ था। एक्सक्यूज मी, आरित्र ने ईवा को आवाज दी तो वो तरफ पलट गई। तुम्हारा नाम क्या है? आरित्र ने उसे देखकर दिलचस्पी से पूछा। ईवा। नाइस नेम, आरित्र ने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू, ईवा ने ऐसे कहा जैसे उसके लिए कोई ये ज्यादा खास बात नहीं थी। वो वापस जाने लगी तो आरित्र ने दोबारा कहा, वो एक्चुअली मैंने इस घर के बारे में कुछ सुना था। वो कुछ लोग बात कर रहे थे कि 5 साल पहले इस घर में वरुण देवदत्त, ईशानी देवदत्त और रोहन देवदत्त की हत्या हो गई थी, और उनकी हत्या के जुर्म में मैं 4 साल जुवेनाइल में रहकर वापस आ चुकी हूँ और कुछ जानना है तुम्हें। ईवा ने लापरवाही से आरित्र की बात काटते हुए कहा, लेकिन वहीं उसकी बात सुनकर आरित्र पलके झपकाना भूल गया और उसका मुंह खुल गया था। लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहते हैं, और दूसरी बात, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं बिना मतलब के। इसलिए जितना अपने आप में रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ईवा ने इस बार बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा। आरित्र ने अपना मुंह बंद किया और अपना गला तर किया। मेरा कमरा? उसने मुश्किल से ही पूछा। ऊपर जाकर लेफ्ट साइड तुम्हारा कमरा है, ईवा ने कहा और चाय का घूंट पिया, लेकिन चाय ठंडी हो गई थी। उसने चाय वापस टेबल पर रख दी। आरित्र ऊपर जाने लगा, लेकिन ईवा की आवाज सुन एकदम से रुक गया। तुम्हें खाना बनाना आता है? आरित्र थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ग्रेट। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए पूछ रही थी, जब खाना बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना, ईवा ने किचन की ओर जाते हुए आराम से कहा। वहीं आरित्र की हैरानी और भी बढ़ गई और उसने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, 1 मिनट, मैं यहाँ पर रहने आया हूँ और मैंने रेंट दिया है 6 महीने का, लेकिन उसमें खाना बनाने की तो कोई बात नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन तुम अपने लिए भी तो खाना बनाओगे ना? अब तुम यहाँ रह रहे हो तो खाना तो खाओगे ही, हवा खाकर तो तुम जिंदा रह नहीं पाओगे, और जब बनाओगे तो मेरे लिए बनाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे खाना बनाना आता नहीं और नौकर रखने की मेरी औकात नहीं है, इसलिए मेरे लिए खाना बना देना, ईवा ने ऐसे कहा जैसे आरित्र के झल्लाने से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो, और उसे सच में कोई फर्क पड़ा भी नहीं था। उसने कप सिंक में रखा और फिर बिना आरित्र की कोई बात या जवाब सुने अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, और पीछे खड़ा है आरित्र गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से बंद दरवाजे को देखने लगा। अजीब पागल लड़की है, मतलब मुझे ऑर्डर दे रही थी। कहाँ फंस गया यार, और अब मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा। पापा ने इतने पैसे भी नहीं दिया और मैंने 6 महीने का रेंट पहले एडवांस में ही दे दिया। अब 6 महीने तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। आरित्र के चेहरे पर साफ झल्लाहट दिख रही थी।
प्लीज भगवान जी मुझसे कोई गलती मत करवा देना वरना इसका क्या भरोसा चाकू उठाकर मेरी गर्दन ही काट डाले। मतलब कितने आराम से बता रही थी कि उसने 3 लोगों को मार डाला और उनके कत्ल के जुर्म में 4 साल जेल में रह कर आई है। मतलब इसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। सच में बहुत खतरनाक लड़की है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुनकर ही, और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाश चल लहरी, अब यहीं रहना पड़ेगा, आरित्र ने खुद से कहा और थके से कदमों से ऊपर की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर ईवा अपने बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी और सूनी आंखों से छत को घूरे जा रही थी और उसके दिलो दिमाग में अतीत की यादें घूम रही थी। जारी। चैप्टर 3। एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक प्यार सा गार्डन बना हुआ था और उसी गार्डन के बीचों बीच एक झूला लगा हुआ था जिस पर एक 12 साल की बच्ची बैठी थी जो दिखने में इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि देखने वाला एक बार दोबारा मुड़कर जरूर देखे कि उसने किसी परी को तो नहीं देख लिया। लेकिन इस वक्त इस परी के चेहरे पर उदासी थी। ईवा बेटा ऐसे नहीं करते, और आपको क्या मैंने यही सिखाया है कि आप बड़ों से बदतमीजी करो, ईवा की माँ ईशानी ने प्यार से कहा। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मम्मा। आप क्यों उसे मेरा पापा बनाना चाहती हो? मेरे पापा सिर्फ एक थे और वही रहेंगे, मुझे और किसी पापा की जरूरत नहीं है, ईवा ने नाराजगी से कहा और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है तो फिर 2 दिन पहले क्यों मुंह बनाया हुआ था कि तुम्हारी क्लास के बच्चे तुम्हें चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे पापा नहीं है? हम बेटा वरुण अंकल बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं, बिल्कुल पापा की तरह, ईशानी ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते, वो बहुत अजीब तरह से मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पापा मुझे ऐसे कभी नहीं देखते थे, ईवा ने मासूमियत से कहा तो ईशानी इसकी बात पर हंसने लगी। बेटा वो आपको इसलिए देखते हैं क्योंकि आप इतने प्यारे हो, इतनी खूबसूरत हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह, और वो चाहते हैं कि ये खूबसूरत सी परी अब से उनकी बेटी बन जाए, लेकिन आप उनसे नाराज रहते हैं, इसलिए वो आपको देखते हैं ताकि आप भी उन्हें देखें और उन्हें एक्सेप्ट करें, ईशानी ने उसे फिर से समझाया। मुझे नहीं पता मम्मा, मुझे कोई नए पापा नहीं चाहिए, और वरुण अंकुल तो बिल्कुल भी नहीं, आप अकेले भी मुझे बड़ा कर सकती है ना मम्मा। मुझे किसी पापा की जरूरत नहीं है, आप हो मेरे लिए, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, ईवा ने गुस्से से कहा। तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। इस दुनिया में रहने के लिए एक औरत को एक मर्द की जरूरत पड़ती है ईवा। एक अकेली औरत सबके लिए खुली दावत की तरह होती है। तुम अभी ये बातें ना तो समझ सकती हो और ना ही मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे एक साय की जरूरत है और इसलिए वरुण अंकल तुम्हारे पापा बनेंगे। जितनी जल्दी इस बात को मान लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस बार ईशानी ने थोड़े गुस्से से कहा और अंदर चली गई। वहीं ईवा आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देखती ही रह गई। दरवाजे पर हुई दस्तक से ईवा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी मगर उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था और उसकी नीली आंखों में लाली उतर आई थी, लेकिन आंसू का एक कतरा तक उसकी आंखों में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उठकर दरवाजा खोला। सामने आरित्र खड़ा था। मैंने खाना बाहर से मंगवाया है और इसके पैसे मैं बाद में ले लूंगा, आरित्र ने आकर उकताए से लहजे में कहा। ईवा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गई और आरित्र एकदम से पीछे की ओर हो गया क्योंकि वो अभी भी ईवा के कमरे के दहलीज पर खड़ा था। ईवा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और हॉल की तरफ आ गई। आरित्र ने ईवा को पीछे से ही घूर कर देखा। ऐसे देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे भी ज्यादा अजीब नजरें मैंने बर्दाश्त की है, इसलिए चुपचाप आओ और खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, मुझे और भी बहुत काम है, ईवा ने बिना पीछे मुड़े लापरवाही से कहा और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और अपने लिए खाना निकालने लगी। आरित्र ने एक गहरी सांस छोड़ी जैसे अभी से बहुत ज्यादा उकता गया हो और फिर जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और अपने लिए खाना निकालने लगा।
तुम पहले खाना कैसे खाती थी? मतलब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कैसे बनाती थी खाना? खाना खाते खाते आरित्र ने पूछा। उसकी नज़र ईवा पर टिकी हुई थी और वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मुझे लोगों के लिए खाना बनाना नहीं आता लेकिन अपने लिए बना लेती हूँ। मगर आज मेरा मूड नहीं था इसलिए तुम्हें बोल दिया क्योंकि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं, मगर तुमने बाहर से ही मंगवा लिया। खैर अभी भूख लगी थी तो कुछ कर भी नहीं सकते। ईवा ने बिना उसकी तरफ देखे अपना खाना खाते हुए कहा। वहीं आरित्र उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगा। मतलब तुम्हें खाना बनाना आता था तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने अभी तुम्हें जवाब दिया ना कि अपने लिए खाना बनाना आता है, लोगों के लिए नहीं। ईवा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा तो आरित्र ने खींचकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। आरित्र से अब वहां पर बैठना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतने से टाइम में है ईवा ने उसे इतना इरिटेट कर दिया था कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ऊपर से वो कुछ बोलने से डर भी रहा था कि कहीं ईवा उसकी गर्दन ही ना काट डाले। मेरा गुस्सा खाने पर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ, लोगों को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर देती हूँ क्योंकि प्यार मुझे पसंद नहीं है। ईवा ने इस बार अपनी पलकें उठाकर सीधा आरित्र की आंखों में देखकर बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा तो आरित्र को एकदम से सिरहन सी महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एकदम से एक झुरझुरी ली और चुपचाप दोबारा बैठ गया क्योंकि ईवा से उसे अजीब सा डर लग रहा था। दोनों में उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई और खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर राणा ऑफिस में पुलिस और मीडिया का तांता लगा हुआ था। मीडिया वाले रंजीत राणा के कत्ल पर अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे लेकिन सच्चाई से सब कोसों दूर थे। रंजीत राणा का कत्ल किसने किया और किसने करवाया, इस बात का ना तो किसी के पास कोई जवाब था और ना ही अब तक किसी पर शक साबित हुआ था। लेकिन दबी जुबानों में सब लोग अनु बिलास का नाम जरूर ले रहे थे, लेकिन सामने से उसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिर वो भी एक जाना माना नाम था और उस पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना और वो भी कत्ल का बहुत बड़ी बात थी। वैदेह राणा एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस आया था और अपने सामने अपने पिता की लाश क्षतिग्रस्त हालत में देख वो बिल्कुल खामोश हो गया था। हॉस्पिटल वाले रंजीत राणा की लाश को वहां से ले गए थे लेकिन वो अब भी बिल्कुल खाली नजरों से उस जगह को देखे जा रहा था जिस जगह पर उसके पापा का खून फैला हुआ था। रंजीत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और फ्रांसिस्क डिपार्टमेंट वाले वहां पर जांच अभी भी कर रहे थे। निरण से पूछताछ की जा रही थी लेकिन वो भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और कुछ भी बताने की हालत में इस वक्त नहीं था क्योंकि उसके सामने ही उसके बॉस की इस तरह से हत्या हुई थी कि वो अंदर तक हिल गया था। पुलिस वाले मीडिया को भी काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ईवा अपने कमरे में थी जब एक अननोन नंबर से कॉल आया। वेल्डन ईवा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने अपना काम बखूबी किया, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आई। ईवा ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देखते हुए बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, जो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते उनका जीने का कोई हक नहीं। जारी। चैप्टर 4। सुबह का वक्त था जब घर के बाहर से मचते शोर से ईवा की आंखें खुली। उसने गुस्से से आंखें फिर से बंद कर ली और अपने मुंह पर तकिया रख लिया, लेकिन नीचे का शोर कम नहीं हुआ था और खींचकर आखिरकार उसने अपनी आंखें खोल ही ली। वो उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और नीली आंखें लाली पकड़ी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को एक तरफ फेंका और स्लीपर पहनकर बाहर गई। बाहर हॉल में आरित्र पहले से ही हैरान परेशान सा खड़ा था। ईवा ने एक नज़र उसे देखा और फिर सीधा जाकर एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर खड़े लोग एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटे। क्या प्रॉब्लम है, आप सबको क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? ईवा की आवाज़ खराश भरी थी क्योंकि वो अभी अभी सोकर उठी थी। ये देख लो, हमसे पूछ रही है कि शोर क्यों मचा रहे हैं। यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग नहीं। अरे क्या असर पड़ेगा हमारी बहू बेटियों पर तुम्हें देखकर?
आधी रात को लड़कों को घर पर बुलाती हो, पहले जो अपने माँ बाप को मारा उससे तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो उनकी इज्जत को उछाले जा रही हो, शर्म नाम की चीज है या नहीं? ऐसी बातें हमारे एरिया में नहीं चलेगी। समझ में आई बात? एक अधेड़ उम्र की औरत ने अकड़ कर कहा। ईवा ने उसे लापरवाही से देखा और फिर एक कदम उसकी ओर बढ़ा दिया। वो औरत एक कदम पीछे हो गई। पहली बात, यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं और उन्हीं इज्जतदार लोगों में मेरा भी इतना बड़ा घर है। दूसरी बात, आपकी बहू बेटियों को क्या मैं इतनी ज्यादा पसंद हूँ जो वो मेरी तरह बनना चाहती हैं? मुझे तो पता नहीं था कि आपकी बहू बेटियां मुझे इतना पसंद करती हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात, मैं अपने घर में आधी रात को आधे दिन को किसे बुलाती हूँ, क्यों बुलाती हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है, आपका या आपकी बहू बेटियों का क्यों नहीं। और चौथी बात, शर्म नाम की चीज मुझ में नहीं है, क्योंकि जब आप जैसे लोगों में रहना पड़े तो बेशर्म और बदतमीज बनना पड़ता है। आपको आपकी बातों के जवाब मिल गए न, तो दफा हो जाइए यहाँ से। मेरे घर के आगे तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। ईवा ने बिना किसी डर के उस औरत की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल ठंडी आवाज में जवाब दिया। देखो लड़की, मानते हैं ये घर तुम्हारा है, लेकिन इस एरिया में हम लोग भी रहते हैं और जो हरकतें तुम कर रही हो वो हम बर्दाश्त। एक आदमी बोलने लगा, लेकिन ईवा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए भंवे चढ़ाकर कहा, कैसी हरकतें अंकल? मुझे तो नहीं लगा मैंने कुछ ऐसी वैसी हरकत की है। और रही बात मेरे घर में कौन आता है कौन नहीं, ये बात आपको कैसे पता चल गई? किसी के घर में ताक झांक करना आप जैसे इज्जतदार लोगों को शोभा देता है। शुक्र मनाओ हम तुम्हें यहाँ रहने दे रहे हैं, वरना तुम्हारे जैसी लड़की की तो परछाई तक अपने ऊपर ना पड़ने दे। और तुम हमसे जुबान लड़ा रही हो। एक और औरत ने आकर अपना ज्ञान बघारा। मुझे भी आप लोगों पर अपनी परछाई डालकर उसे गंदा करने का शौक नहीं है। और क्या कहा था आपने आंटी? ईवा उस औरत के करीब आ गई जिसने सबसे पहले अपना मुंह खोला था। अपने माँ बाप को मार कर भी मेरा दिल नहीं भरा। सही कहा, मेरा दिल नहीं भरा। तो क्या ख्याल है आपको मार दूं? आपको मार कर दिल भर जाएगा मेरा, क्या कहती है आप? वो औरत एकदम से पीछे हट गई। अब अगर आइंदा से मेरे घर के सामने तमाशा लगाने की कोशिश भी की, एक एक को काट कर रख दूंगी। समझ में आई बात? इस बार ईवा ने पूरे गुस्से से घूरते हुए सबसे कहा तो सब कुछ अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए और बुदबुदाते हुए वहां से चले गए। ईवा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब पिछले 1 साल से हो रहा था, जब से वो जुवेनाइल से वापस आई थी। लेकिन न तो ईवा किसी से डरी और न ही वो यहाँ से गई। कुछ कुछ दिनों के अंतराल के बीच ये लोग किसी न किसी बहाने आकर ईवा को तंग करते और फिर अच्छे से बेइज्जत होकर चले जाते। ये सब क्या था? आरित्र ने भारी हैरानी से पूछा। आंखें लगी है ना, और देखने से लगता है कि बिल्कुल ठीक भी है। दिखाई नहीं दिया? ईवा ने गुस्से से कहा तो आरित्र चुप हो गया और चुपचाप किचन की ओर चला गया और ईवा भी अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर रंजीत राणा की लाश पोस्टमार्टम के बाद वैद्य को सौंप दी गई थी और इस वक्त वो श्मशान घाट में अपने पिता की लाश का अंतिम संस्कार कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल मौत सी ठंडी थी। उसने रंजीत राणा की चिता को अग्नि दी और जलती हुई चिता को देखने लगा। जब से वो आया था उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला था। वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की थी, जिसे शायद कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था। वैद्य 5 साल पहले पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था और अब जब वो वापस आया तो आते ही उसने अपने पिता की क्षतिग्रस्त लाश देखी और उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। निरन ने अपना बयान दर्ज करवा दिया था। वैद्य के खामोश होने के बाद अब उसे ही कंपनी को संभालना था जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन अपने काम के प्रति बहुत वफादार था और पूरी लगन के साथ अपना काम करता था और इसी वजह से रंजीत राणा के खास कामों को वही देखता था। सर, जानता हूँ ये वक्त नहीं ऐसी बात करने का, लेकिन हमारे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग करना चाहते हैं। उन्हें क्या कहूँ? निरन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वैद्य से कहा। मीटिंग बुलाओ और अनाउंस करो कि राणा इंटरप्राइजेज के नए सीईओ अब से वैद्य राणा होगा। वैद्य की आवाज ऐसी थी जैसे वो अपने अंदर के ज्वालामुखी को भरसक रोकने की कोशिश कर रहा हो। निरन ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया। वैद्य की नजरें जलती हुई चिता पर टिक गई। जिसने भी आपको मारने के लिए सुपारी दी और जिसने आपको मारा उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और ऐसी जिंदगी दूंगा कि वो सांस ले नहीं पाएंगे और मौत मैं आने नहीं दूंगा। साक्षात नर्क के दर्शन करवाऊंगा उन्हें। ये वादा रहा मेरा आपसे पापा। वैद्य राणा का वादा। वैद्य की आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं से भर गई थी, लेकिन वो आंसू आंखों के बांध तोड़ बाहर आते उससे पहले ही उसने उन्हें आंखों में ही समा लिया। दूसरी ओर आरित्र तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया था।
उसे बहुत हैरानी हुई थी जब ईवा ने उसे कहा कि उसने पढ़ाई नहीं की और नहीं करना चाहती है। आगे पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप बाहर निकल आया था। कहाँ है तू धृति, मैं कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, आरित्र ने फोन पर कहा। वो इस वक्त अपने कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था और कुछ ही पलों बाद एक प्यारी सी लड़की कान से फोन लगाए उसकी ओर भागी आ रही थी और साथ में अपना हाथ भी हवा में हिला रही थी। सॉरी, लेट हो गई उस लड़की यानी धृति ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा और अपनी कमर पर हाथ रखकर झुक गई। उसकी सांसें भागने की वजह से तेज हो गई थी। दिखने में वो नॉर्मल सी थी, लेकिन फिर भी एक अलग ही नूर था उसके चेहरे पर। उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की थी और नाक थोड़ी छोटी थी। होंठ उसके भरे हुए थे और उन होठों के निचले हिस्से पर एक तिल था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। सी ग्रीन कलर का टॉप और साथ में मैरून कलर की घुटनों तक की स्कर्ट में वो प्यारी लग रही थी। इट्स ओके, मैं भी अभी अभी आया हूँ, आरित्र ने मुस्कुरा कर कहा और उसे प्यार से देखने लगा। थैंक गॉड कि तुम अभी अभी आए हो, वरना मुझे सच में लगा था कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गई। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम रह कहाँ रहे हो? मैंने तुम्हें रात फोन भी किया था और तुमने फोन भी नहीं उठाया, और आज सुबह मतलब पूरे टाइम पर तुम यहाँ पहुँच गए। धृति ने एक ही साथ में सारे सवाल कर लिए। सांस ले ले मेरी माँ, सांस ले ले, बताता हूँ चल। आरित्र उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर कॉलेज के अंदर दाखिल हो गया। कल रात ही पहुंचा हूँ और पहुंचते ही ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ गया कि क्या बताऊं, दिमाग का दही हो गया, आरित्र ने थके हुए लहजे में कहा। क्यों, तुम्हारा मकान मालिक अच्छा नहीं है? धृति ने पलके झपकाते हुए मासूमियत से पूछा। अच्छा, क्या बताऊं कैसी है वो? मतलब उसे देखकर ही इतना डर लगता है मुझे कि। आरित्र अभी बोल ही रहा था कि धृति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो मतलब वो एक औरत है? चलो कोई बात नहीं, घर अच्छा होना चाहिए, मकान मालिक जैसा भी हो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, बस कुछ दिन लगते हैं। और धृति की बातें सुनकर आरित्र ने आगे बताने का अपना फैसला स्थगित कर दिया और दोनों अपनी क्लास की ओर चले गए। चैप्टर 5। सुबह का वक्त था जब ईवा ने एक बड़े से घर के सामने टैक्सी रुकवाई और उसे पैसे दे बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने व्हाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी जो घुटनों से फटी हुई थी और साथ में व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने साथ में व्हाइट कलर की ही जैकेट पहनी हुई थी। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था, लेकिन दाएं ओर से कुछ बालों को पीछे पिन अप किया हुआ था। पैरों में उसने व्हाइट कलर के शूज पहन रखे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर की ओर चली गई। अंदर आते ही दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने उसे एक नजर देखा और फिर एक साइड हो गया। सामने एक 4 मंजिला बंगला था जो बेहद खूबसूरत था। मेन गेट से लेकर घर के दरवाजे तक कम से कम 30 कदमों का रास्ता था और उस रास्ते के दोनों साइड सजावटी फूल लगे हुए थे और गार्डन को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। आगे चलकर बाईं ओर पोर्च था जिसमें लगभग 30 गाड़ियां खड़ी थी और दाएं ओर सिक्योरिटी रूम था। पूरे बंगले में काले कपड़े पहने और कमर में गन लटकाए गार्ड घूम रहे थे। ईवा सीधा अंदर चली गई। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें एंटीक चीजें रखी हुई थी और हर चीज एक से बढ़कर एक थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके रखरखाव में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती। हॉल के बीचों बीच सोफे लगे हुए थे और एक तरफ बार काउंटर था। दरवाजे के सामने ही 2 कमरे साफ देखे जा सकते थे। बार काउंटर के साथ ही सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी। ईवा सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए ऊपर पहुंची और सीधे चलते हुए एक कमरे के आगे रुक गई। उसने सामने लगा ग्रीन बटन दबाया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ईवा अंदर आई तो दरवाजे से करीबन 20 कदमों की दूरी पर एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था और उसके इर्दगिर्द 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। ईवा की नज़र सामने बैठे एक 50 की उम्र के आदमी पर ठहर गई। उस आदमी ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट पहना था। अपनी बॉडी को से अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, इसलिए उसे देखकर लगता नहीं था कि उसकी उम्र 50 की होगी। ईवा माय डार्लिंग, कम तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। उस कमरे की दूसरी ओर सोफे लगे थे जहां पर से एक 24 साल का लड़का मुस्कुराते हुए ईवा की तरफ बढ़ा। ईवा ने जल्दी से अपना हाथ सामने कर दिया जो उसके सीने पर रखा गया। ओह, सो सॉरी, वो क्या है ना कि मैं भूल जाता हूँ कि तुम्हें यह लिपटा चिपटी पसंद नहीं, उस लड़के ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। शुक्र है मुझे नहीं भूले, वरना कुछ और याद रखने के लिए तुम्हें मैं जिंदा नहीं रहने देती शायद।
उस लड़के की बात पर ईवा ने सीधा उसकी आंखों में देख बिल्कुल सर्द लहजे में कहा, डेट्स माई गर्ल, आई लाइक योर एटीट्यूड। सच में तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम पर फिदा है ये शायन। उस लड़के ने यानी शायन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी फ्लर्टिंग हो गई हो तो काम की बात करें, वरना मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। ईवा ने बिल्कुल लापरवाह तरीके से कहा। अरे लेकिन मैं कहाँ, शायन अभी बोल ही रहा था जब उस आदमी ने कड़क लहजे में कहा, बकवास बंद करो अपनी और जिस काम के लिए ईवा को बुलाया गया है उसके बारे में बात करो। ऑल राइट। शायन ने अपने कंधे उचका दिए और ईवा को बैठने का इशारा किया। ईवा जाकर उस आदमी के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। शायन ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर उस आदमी के पास ही बैठ गया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने ईवा, मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा लेकिन तुमने कर दिखाया। राणा को मारना आसान नहीं था, उस आदमी ने तारीफी अंदाज में कहा। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, इसलिए ये सोचना कि नहीं हो पाएगा इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ईवा ने आराम से अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रखते हुए कहा और कुर्सी पर अपनी पीठ लगा ली। रंजीत राणा, उसकी मौत सबसे बड़ा झटका होगा उसके बेटे के लिए, और जहां तक मैंने उसके बारे में पता किया है वो बहुत शांत स्वभाव का है, लेकिन उसका यही शांत स्वभाव उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए उससे पार पाना थोड़ा मुश्किल है। शायन ने गंभीर होकर कहा। बिल्कुल, सबसे अक्लमंद इंसान वही होता है जो सामने वाले को अपने दिमाग पढ़ने न दे, और तुम उनमें बिल्कुल भी नहीं आते। ईवा ने आगे झुककर टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए शायन की ओर देख एक नकली मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले शायन कुछ कहता ईवा ने उस आदमी से कहा, मिस्टर बैरन, रंजीत राणा के उस माल का क्या हुआ जो वहां पहुंचने वाला था? उम्मीद है कि आपने उसे ठिकाने लगा दिया होगा। ईवा ने सीधा बैरन की आंखों में देखकर पूछा। बिल्कुल, रंजीत राणा का साइड बिजनेस ड्रग्स का था जिसमें यहाँ की पुलिस भी उसकी मदद करती है, लेकिन अब सारे कंटेनर हमारे पास हैं और बहुत जल्दी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बैरन ने आराम से कहा। अच्छी बात है कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वरना ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं। ईवा ने बिल्कुल सर्द लहजे में कहा। तुम इतना डार्क क्यों सोचती हो? जब पॉप ने कह दिया कि काम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा, जस्ट चिलपिल, शायन ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा अगला टारगेट वैदेह राणा है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जरा सी चूक और मौत से सामना, बैरन ने कहा। तो उसकी बात सुनकर ईवा हल्के सी हंस पड़ी और फिर उसने पीछे कुर्सी पर पसरते हुए कहा, मौत से तो मैं भी मिलना चाहती हूँ। साला पता नहीं मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है कि मेरे पास ही नहीं आती। एक बार पूछना चाहती हूँ कि आखिर मुझसे नाराजगी किस बात की है कि मुझसे इतना दूर भागती है। देखते हैं कब मुलाकात होगी मौत से, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मौत से मिलने के लिए, ईवा ने कहा। तो लापरवाही से था, लेकिन उसकी बात सुनकर शायन को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उसने तेजी से एक झुरझुरी ली और फिर ईवा को देखते हुए कहा, यार तुम ऐसी क्यों हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शैतान ने तुम्हारे अंदर अपना अंश डालकर भेजा है इस दुनिया पर, मगर फिर लगता है कि अंश नहीं खुद शैतान ही आ गया है ईवा बनकर। सच सच बताओ, तुम डेविल हो क्या? डेविल हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस दुनिया में शैतान पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, और उन्हें बनाने में सबसे बड़ा हाथ इस दुनिया में खुद को अति संस्कारी और इज्जतदार कहने वालों का होता है, ईवा ने कहा और फिर उठ गई। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ईवा ने कहा और फिर हल्के से सिर झुकाकर बाहर की ओर निकल गई। शायन भी बैरन को हाथ हिलाता हुआ ईवा के पीछे भागा। वहीं दूसरी ओर वैदे अपने घर में खड़ा था और हॉल के दाएं ओर की दीवार पर रंजीत राणा की एक बहुत बड़ी तस्वीर थी जिसमें वैदे अपने पापा के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा था। इस तस्वीर में वैदे लगभग 19 साल का था। उसने पूरे घर पर नजर डाली तो पूरा घर खाली था। भले ही नौकर अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अपने पापा के बिना उसे ये घर बिल्कुल खाली ही लग रहा था। उसने अभी भी सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और उसके कपड़ों पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी जो रंजीत राणा की चिता के पास की थी। वैदे ऊपर रंजीत राणा के कमरे की ओर चला गया। कमरा पूरी तरह व्यवस्थित था। वैदे की आंखें भर आई और वो रंजीत के बेड पर बैठ ब्लैंकेट को अपने सीने से लगाकर आखिरकार रो दिया।
उसकी रोते हुए चीखने की आवाज नीचे तक जा रही थी, जिसे सुन नीचे काम करने वाले सभी ऊपर की ओर भागे और वैद्य को ऐसे रोते देख सबकी आंखें नम हो गई थी। उधर ईवा अभी बाहर आई ही थी जब शायन ने आकर पीछे से उसके गले में बाहें डाल दी। ईवा ने कुछ नहीं कहा, बस घूर कर शायन को देखा तो वो जल्दी से सीधा हो गया और उसके साथ साथ चलने लगा। कल तक वैद्य राणा की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन मत लो, शायन ने आराम से कहा। मैं टेंशन को टेंशन देती हूँ, लेती नहीं। और वही बात वैद्य राणा की इन्फॉर्मेशन की तो वो मैं खुद कलेक्ट करूंगी, क्योंकि कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है उसके साथ। आखिरी बात ईवा ने अपने मन में कही थी, इसलिए शायन उसे सुन नहीं पाया। कुछ पुरानी यादें और नए लम्हे एक होने वाले थे जो बहुत कुछ बदल देने वाले थे। जारी चैप्टर 6। वहीं दूसरी ओर आरित्र और धृति कैंटीन में बैठे थे। उनका पहला लेक्चर फ्री था क्योंकि प्रोफेसर आए नहीं थे, इसलिए दोनों कैंटीन में बैठे गप्पे मार रहे थे। आरित्र और धृति पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। आरित्र धृति को पसंद करता था, लेकिन अभी तक उसने उसे कुछ नहीं बताया था। धृति की वजह से ही उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि धृति को उसके कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली थी। दोनों ही अकाउंट की मास्टर कर रहे थे। वैसे तुम रह कहाँ रहे हो? धृति ने कोक उठाते हुए पूछा। बिग सिटी में, आरित्र ने सैंडविच खाते हुए कहा। ये तो पॉश एरिया है न? पॉश एरिया में पीजी होते हैं क्या? धृति ने कंफ्यूज होकर पूछा। दरअसल पॉश एरिया में पीजी होते तो नहीं है, लेकिन वरदान अंकल से मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे एक घर सजेस्ट किया था और मुझे भी बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए मैंने ओके कर दिया। और दूसरा, तुम पापा को जानती हो कि मुझे ऐसी वैसी जगह पर तो रहने नहीं देंगे। उन्होंने पहली शर्त यही रखी थी कि किसी अच्छी सी जगह पर रहना, और पॉश एरिया से ज्यादा अच्छी उनके लिए तो कोई और जगह हो ही नहीं सकती, इसलिए। आरित्र ने आराम से बताया। वैसे तुम्हारे पापा है बहुत स्ट्रिक्ट। कोई भी काम तुम उनसे पूछ बिना नहीं कर सकते ना? धृति ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, बस ये 2 साल रह गए हैं, फिर देखता हूँ क्या करना है। आरित्र पीछे कुर्सी पर पसर गया था। क्या करना है का क्या मतलब? तुम्हें अंकल का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना है क्या? धृति ने हैरानी से पूछा। अगर ऑफिस ज्वाइन करना होता तो इतने साल बर्बाद क्यों करता? तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे पापा के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। या तो मैं अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करूंगा, या फिर तुम्हें पता है कि मुझे टीचिंग कितनी पसंद है, तो इसी लाइन में जाऊंगा। आरित्र ने लापरवाही से कहा। तुम्हारा भी ना समझ में नहीं आता? मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को का सपना होता है कि अपना बिजनेस हो और हमें कहीं नौकरी ना करनी पड़े, और तुम्हें बना बनाया बिजनेस मिल रहा है और तुम नौकरी करना चाहते। तुम सच में बहुत अजीब हो, धृति ने अपना सिर ना हिलाते हुए कहा। तुम्हें एक बात सच सच बताऊं, रिच फैमिली के बच्चे ना अक्सर यही सोचते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय करते हैं, और मिडिल क्लास वाले सोचते हैं कि हाई क्लास वाले बच्चे ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन दोनों की अपनी अपनी ही स्ट्रगल होती है। मिडिल क्लास वालों को एक अच्छी नौकरी चाहिए होती है ताकि वो अपनी लाइफ, अपना कैरियर अच्छे से सेट कर सके, और हम अपनी पसंद का कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपनी पसंद का कुछ करेंगे तो उसमें हमारे माँ बाप की नाक जो कटती है, इसलिए हमें सब उनके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैंने अपने लिए स्टैंड ले ही लिया। मुश्किल हुई, लेकिन ठीक है, इतनी मुश्किल चलती है अपने सपनों के लिए। आरित्र ने अपना नजरिया रखा। इसीलिए तो तुम मुझे इतने ज्यादा पसंद हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही चीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद है ना कि मैं क्या कहूँ। अपने लिए स्टैंड कोई नहीं ले पाता, और तुम इतनी रिच फैमिली से होकर भी कोई दिखावा नहीं करते हो। तुम बहुत बहुत अच्छे हो, धृति ने मुस्कुराते हुए आम से लहजे में कहा, लेकिन उसके ये शब्द आरित्र को किसी और की दुनिया में ले गए थे। धृति आरित्र की हालत से अनजान उठी और कहा, चलो लेक्चर का टाइम हो गया है, इसमें लेट हुए तो ठीक नहीं होगा। इतना कह वो कैंटीन से बाहर की ओर चल दी और आरित्र उसे जाते हुए देखता रहा। धृति जब कैंटीन से बाहर चली गई तो आरित्र भी उसके पीछे भाग गया।
वहीं दूसरी ओर वैदे कितनी ही देर रंजीत के कमरे में बैठा रहा। वो उसकी हर एक चीज को छू कर देख रहा था, जैसे हर एक चीज में अपने पापा को ढूंढ रहा हो, लेकिन कहीं से भी वो प्यार, वो एहसास उसे महसूस नहीं हो रहा था जो उसके पापा के होते हुए उसे होता था। सर, खाना लग गया है, आकर खा लीजिए। और निरन सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि बोर्ड मेंबर आपका इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। घर में काम करने वाले एक सर्वेंट ने आकर वैदेह से कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। वैदेह का इशारा पाकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही वैदेह ने एक गहरी सांस ली और फिर उठ खड़ा हुआ। मैं आपके बिजनेस को डूबने नहीं दूंगा पापा। राणा इंटरप्राइजेज कल भी नंबर 1 पर था और हमेशा रहेगा, वैदेह ने कहा और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ गया था। उसने नाश्ते की ओर देखा और कुछ पल रुककर बाहर निकल गया क्योंकि उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे गुस्सा आ रहा था इस बात पर कि अभी अभी वो अपने पापा का अंतिम संस्कार करके आया है और अभी ही कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग बुला ली। क्या उनके लिए किसी की जान इतनी सस्ती है? और इस बात पर उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश में था क्योंकि वो जानता था कि उसका गुस्सा कितना खतरनाक साबित हो सकता था। वहीं ईवा भी राणा इंटरप्राइजेज के सामने खड़ी थी और उस पर लगे बड़े से बोर्ड को देख रही थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में राणा इंटरप्राइजेज लिखा हुआ था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से मास्क निकाला और पहन लिया। उसने टाइम देखा और फिर सामने देखने लगी। करीब 15 मिनट बाद वैदेह की गाड़ी राणा इंटरप्राइजेज के सामने आकर रुकी तो ईवा की आंखें मुस्कुरा दी। उसने एक नज़र वैदेह की गाड़ी पर डाली और फिर अंदर की ओर चली गई। वैदेह बाहर आया तो निरन उसके इंतजार में ही खड़ा था। वैदेह के बाहर आते ही निरन जल्दी से उसके पास आया और उसे साथ लिए अंदर की ओर बढ़ गया। वो लोग जैसे ही अंदर आए ईवा उनके पीछे हो गई। निरन ने मीटिंग रूम जाने के लिए 5वें फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही एलिवेटर बंद होने लगा ईवा ने अपना पैर अड़ा दिया और अंदर आ गई। वैदेह ने एक नज़रों उसे देखा लेकिन फिर उस पर से नज़र हटा ली। ईवा की पीठ थी वैदेह की तरफ, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वैदेह की नज़रें उसी पर हैं। वैदेह ने उस पर से नज़र हटा ली थी, लेकिन फिर जैसे उसके दिमाग में स्पार्क हुआ और उसकी नज़रें फिर से ईवा पर टिक गई थी। ईवा जब अंदर आई थी तो एक पल को उसने वैदेह की ओर देखा था और वैदेह ने भी उसे देखा था और देखी थी उसकी नीली आंखें जो उसे किसी की याद दिला गई थी, और इसी वजह से वो अब अपने सामने खड़ी लड़की को देखना चाहता था। एलिवेटर जैसे ही 5वें फ्लोर पर रुका ईवा एक साइड हो गई और निरन और वैदेह बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वैदेह बाहर जाने लगा ईवा ने हल्के से उसके पैर पर अपना पैर अड़ा दिया, मगर उसके गिरने से पहले ही ईवा ने उसकी बाजू पकड़ ली। संभल कर राणा साहब, यहाँ संभालने वालों से ज्यादा गिराने वाले हैं और हर कोई हाथ संभालने के लिए नहीं थामता, ईवा ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। और वहीं ईवा की बात पर वैदेह ने झटके से उसकी ओर देखा था। वैदेह की नजरें उसकी नीली आंखों पर जैसे थम सी गई थी और ईवा की आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान है जो उसके मास्क के पीछे छिपी हुई थी। वैदेह की नजरें उसकी आंखों से होते हुए उसके निशान पर चली गई जो उसकी बाईं कनपटी से लेकर बाईं आंख के बिल्कुल नीचे तक था। ईवा ने उसे सीधा खड़ा किया तो निरन ने वैदेह को पकड़ लिया। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो रहा था और ईवा सीधा वैदेह की आंखों में देख रही थी और वैदेह भी उससे नजरें नहीं हटा रहा था। दरवाजा बंद हो गया तो वैदेह को जैसे होश आया। ईवा, वैदेह धीरे से बोला और वहीं अंदर एलिवेटर में ईवा ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। तुम्हारी आंखें बता रही है राणा कि तुम अपनी ईवा को भूले नहीं हो। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है तुम्हें भी खुशी हुई होगी। जारी। चैप्टर 7। दोपहर बाद का वक्त था जब बोर्ड मीटिंग में वैदेह को सीईओ ऐलान कर दिया गया था।
वैदेह ने निरण को सभी बोर्ड मेंबर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे देने के लिए कहा था। इस वक्त वैदेह रंजीत राणा के केबिन में बैठा था जो अब से उसका था। वो कुर्सी पर सिर टिकाए बैठा था। उसके दिमाग में और उसकी आंखों के सामने ईवा की वही नीली आंखें घूम रही थी और घूम रही थी उसकी वो बात जो उसने कही थी और साथ ही कुछ साल पहले हुई वो मुलाकात जिसने उसकी जिंदगी में ईवा की एक अलग ही जगह बना दी थी। ग्राउंड में एक करीबन 13 साल की बच्ची बैठी थी जो मिट्टी से सनी हुई थी और रो रही थी जब एक हाथ उसके सामने आया। संभल कर, यहाँ संभालने वालों से ज्यादा गिराने वाले हैं। हर हाथ संभालने के लिए नहीं होता। जल्दी से उठो। एक लड़के की आवाज पर उस लड़की ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और उसकी नीली आंखें जो रोने की वजह से लाल हो चुकी थी उसमें और आंसू भर आए। उसके सामने 17 साल का लड़का खड़ा था जिसने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया हुआ था। तुम कौन हो और क्यों मेरी हेल्प करना चाहते हो? उस लड़की ने सशंकित भाव से पूछा। मेरा नाम वैदेह राणा है और रही बात हेल्प की तो तुम यहाँ गिरी हुई थी और तुम्हारे घुटने पर भी चोट लगी है इसलिए मैं हेल्प करने आ गया। उस लड़के यानी वैदेह ने आराम से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे उठाओगे और फिर से गिरा दोगे? उस लड़की ने रोते हुए कहा। मैंने कहा ना ये हाथ तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी, वैदेह ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो लड़की कुछ देर उसके हाथ की ओर देखती रही और फिर उसने अपना मिट्टी से सना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और उठ खड़ी हुई। तुम रो क्यों रही थी? तुमने उन लोगों को पीटा क्यों नहीं? ऐसे कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो तुम रोने लग जाओगी क्या? वैदेह ने हल्की सी झिड़की दी। मैं क्या कर सकती हूँ, वो लोग मुझसे बड़े हैं और मैं स्कूल में नई आई हूँ इसलिए वो मुझे बुली कर रहे थे। अगर मैं कुछ कहती तो फिर बात मेरी मम्मा तक चली जाती और मम्मा मुझे डांटती, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने मासूमियत से कहा। तो वैदेह उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। चलो पहले अपने हाथ मुंह धो लो फिर हम क्लास में चलेंगे, ओके? वैदेह ने उस लड़की को कहा और वो लड़की पानी से अपने हाथ मुंह धोने लगी। कुछ देर बाद जब उसने अपना मुंह हाथ धो लिया तो वैदेह ने उसे अपना रुमाल दे दिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आई एम श्योर तुम्हारा नाम ब्लू डायमंड होगा, वैदेह ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम ब्लू डायमंड नहीं है, मेरा नाम ईवा है, ईवा डिकोस्टा। उस लड़की यानी ईवा ने अपने नीली नीली आंखें झपकाते हुए कहा। ईवा, वैदेह ने उसका नाम दोहराया और फिर उसकी नज़र ईवा के गले में पड़े आई कार्ड पर पड़ी जिस पर उसका नाम ईवा देवदत्त लिखा हुआ था। लेकिन तुम्हारे आई कार्ड पर तो तुम्हारा नाम ईवा देवदत्त लिखा हुआ है, वैदेह ने सवाल किया। ये मम्मा ने लिखवाया है लेकिन मैं ईवा डिकोस्टा ही हूँ। मेरे पापा गॉड के पास चले गए और मम्मा ने दूसरी शादी कर ली इसलिए वो मेरे नाम के पीछे नए पापा का नाम लिखवाती हैं। लेकिन मैं अपने पहले वाले पापा से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं उनका नाम अपना नाम से कभी नहीं हटाना चाहती और वैसे भी मुझे नए पापा पसंद नहीं है, ईवा ने मायूसी से कहा। लेकिन तुम अपने नए पापा को पसंद क्यों नहीं करती हो? क्या वो अच्छे नहीं है? वैदेह को वो मासूम सी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे नहीं पता लेकिन बस मुझे वो अच्छे नहीं लगते, ईवा ने कहा। तो वैदेह ने उसका सिर सहला दिया। अच्छा ठीक है, आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम कह देना कि तुम वैदेह की दोस्त हो तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और अगर फिर से किसी ने परेशान किया तो मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से पीट दूंगा, ओके? वैदेह ने मुस्कुरा कर कहा। तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईवा की आंखों में पहली बार चमक आई थी। बिल्कुल, मैंने तुम्हारी मदद की, इसका मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और आगे से तुम हमेशा मेरे साथ रहना होगे, वैदेह ने कहा। तो ईवा खुशी से उछल पड़ी। अच्छा चलो अभी तुम अपनी क्लास में जाओ और अगर किसी टीचर ने तुमसे कहा कि तुम्हारी ड्रेस क्यों खराब हुई है तो उन्हें बता देना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मैं पापा से बात करूंगा। स्कूल में मेरे पापा की बहुत चलती है, वैदेह ने कहा। तो ईवा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो दोनों क्लासेस की ओर चले गए। क्या तुम मेरी वही ईवा हो या फिर कोई और? लेकिन अगर तुम ईवा न होती तो फिर तुम मुझे मेरी ही बात क्यों कहती? क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी? फिर तुम ऐसे ही क्यों चली गई? वैदेह खुद से बोले जा रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। दरवाजे पर नॉक होने पर वो सीधा होकर बैठ गया। निरण अंदर आ गया। सर, इंस्पेक्टर वागले ने अभी अभी बताया कि इस बिल्डिंग के साथ साथ सामने वाली बिल्डिंग के कैमरा हैक किए गए थे, इसलिए कौन किस वक्त आया और कब गया इसका पता लगाना मुश्किल है, निरण ने बताया। कितने टाइम के लिए हैक हुए थे? वैदेह ने बिना किसी भाव के पूछा। आधे घंटे के लिए।
हिम और कोई बात। वैदेह के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। बागले ने कहा है कि जितने भी शार्प शूटर हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, क्योंकि सर को जिस राइफल से गोली लगी थी वो ज्यादातर शार्प शूटर ही इस्तेमाल करते हैं, और वो इस ऑफिस की ओर आने वाले रास्ते के सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे, लेकिन इसमें काफी वक्त लग सकता है, निरण ने आगे बताया। जितना चाहे वक्त लग जाए, लेकिन अपने पापा को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहूंगा। वैसे मुझे आज की सीसीटीवी फुटेज चाहिए थी, वैदेह ने सपाट लहजे में कहा, और फिर ईवा को लेकर उसने फुटेज मांगी। जी सर, सिक्योरिटी रूम के साथ साथ सारे कैमरास सर के लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं, निरण ने बताया। तो वैदेह ने उसे जाने का इशारा किया और लैपटॉप खोल लिया। उसने अपने आने से पहले की फुटेज चला ली, जिसमें उसके आने से 15 मिनट पहले ही ईवा एक टैक्सी से बाहर आकर खड़ी हुई थी। वैदेह की आंखें सिकुड़ गई। ईवा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और अब वैदेह को कोई शक नहीं रह गया था ईवा को लेकर। जैसे ही वैदेह की गाड़ी आई, ईवा अंदर की ओर चली गई। वैदेह और निरण के अंदर आते ही ईवा उनके पीछे चलने लगी थी और साफ पता चल रहा था कि ईवा किसी मकसद से ही आई थी। वैदेह ने 5वें फ्लोर की फुटेज चला दी जब वो और निरण लिफ्ट से बाहर आए थे, और उसमें ईवा का जानबूझकर वैदेह के पैर से अपने पैर को टकरा उसे गिराना साफ दिख रहा था। वैदेह ने वीडियो पॉज कर दी। अगर तुम मुझसे मिलने आई थी तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी, या फिर तुम्हारा यहाँ आने का मकसद कुछ और था? तुम्हारा कोई भी मकसद हो, लेकिन अब तुमसे मुलाकात जरूरी हो गई है। जल्द मिलते हैं ईवा, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर सबसे पहले तुमसे मिलने का सोचा था, लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ खराब कर दिया। मगर लगता है भगवान भी मुझे तुमसे मिलाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी में। सी यू सून। शाम का वक्त हो गया था जब ईवा अपने घर आई। दरवाजा अनलॉक था, जिसका मतलब साफ था कि आरित्र घर में ही था। ईवा अपने कमरे के साथ बने दूसरे कमरे में चली गई। उसने लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। उस कमरे में बड़े बड़े काले कैनवास पर पेंटिंग उतारी गई थी। उस कमरे की सामने की दीवार पर एक कैनवास लटक रहा था जिस पर एक लड़की का चित्र था। उस लड़की का आधा चेहरा बेहद मासूमियत झलका रहा था और आधे चेहरा खून से सना हुआ था। काले कैनवास पर उभारा गया वो चित्र एकदम जीवंत लग रहा था। ऐसे ही और भी कई कैनवास थे जिन पर डार्क पेंटिंग की गई थी, और साफ पता चल रहा था कि इन्हें बनाने वाला डार्क पेंटिंग कितनी शिद्दत से करता था। ईवा ने एक कैनवास उठाया और स्टैंड पर लगा दिया। फिर उसने लाल, पीला, नीला और ऑरेंज रंग उठाकर कलर प्लेट में डाल लिया और अपनी उंगलियों से ही उस कैनवास पर कुछ उकेरने लगी। कुछ देर बाद उसने प्लेट एक साइड रख दी और एक लंबी सांस ली। उसने अपने हाथ की ओर देखा और फिर पेंटिंग की ओर। पेंटिंग अभी आधी ही थी, लेकिन उसे देखने वाले को उस पेंटिंग का एक एक अर्थ समझ में आ सकता था जो बहुत गहराई लिए हुए था। काले कैनवास पर वो रंग बहुत ज्यादा उभर रहे थे। समंदर की लहरों के बीच लड़की खड़ी थी जिसके अंदर आग जल रही थी और उसके आसपास का पानी हल्के लाल रंग में रंगा हुआ था। अभी पेंटिंग अधूरी थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ आ रहा था। ईवा ने प्लेट उठा ली और कमरे से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आते ही वो आरित्र से टकरा गई जिससे प्लेट नीचे गिर गई और रंग फर्श पर गिर गए, और वहीं ईवा के हाथ आरित्र की शर्ट पर लग गए जिससे उसकी शर्ट पर ईवा के हाथों की छाप छूट गई। आरित्र ने अपने हाथ थोड़े ऊपर कर लिए थे, वरना उसके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप भी गिर जाता। ईवा ने गहरी सांस ली और नीचे बैठकर कलर प्लेट उठाने लगी। वहीं आरित्र आंखें फाड़े ईवा को देख रहा था। ऐसे आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं है, लाल रंग है, खून नहीं, ईवा ने उठते हुए कहा, और फिर आरित्र की बगल से निकल गई और सीधा किचन में चली गई। तुम पेंटिंग बनाती हो? आरित्र थोड़ा हैरान सा उसके पीछे किचन में आ गया था। हम डार्क पेंटिंग, ईवा ने बिना उस पर ध्यान दिए जवाब दिया और अपने हाथ धो अपने लिए चाय बनाने लगी। लगा ही था, आरित्र ने धीरे से कहा, लेकिन ईवा को सुन गया था, इसलिए उसने पानी में चाय पत्ती डालते हुए कहा, खून नराबा पसंद है, इसलिए पेंटिंग भी डार्क बनाती हूँ, और अगर सच बताऊं तो जिसका भी कत्ल कर देती हूँ उसी के खून से पेंटिंग बनाती हूँ। आरित्र के गले में कॉफी जैसे अटक गई और उसे खांसी आ गई, और उसे ऐसे देख ईवा की हंसी छूट गई। आरित्र पलके झपकाते हुए हंसती हुई ईवा को देखे जा रहा था जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था हंसते हुए, और सबसे खूबसूरत था कि हंसते हुए उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी और पहली बार आरित्र को लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो।
चैप्टर 8। शाम का वक्त था जब आरित्र बिना पलके झपकाए ईवा को हंसते हुए देखे जा रहा था और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे मोहल्ले में किसी प्रोग्राम में कोई ढोल बज रहा हो। उसे होश ईवा की आवाज सुनाया। तुम बचपन से डरपोक हो या मेरे सामने ही डरते हो? ईवा अब नॉर्मल थी और उसके चेहरे की हंसी भी गायब थी, मगर उसके चेहरे की लाली बता रही थी कि वो सच में खुलकर हंसी थी। मैं कभी किसी मर्डरर के साथ नहीं रहा, न इसलिए थोड़ा डर लगता है। आरित्र खुद को ये कहने से रोकता उससे पहले ही उसकी जुबान फिसल गई और वहीं उसकी बात सुन ईवा का नरम पड़ा चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसके जबड़े कस गए। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपनी चाय का कप उठा आरित्र की ओर पलटी और बिल्कुल सर्द लहजे में कहा, जितना ये डर अपने अंदर रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर किसी दिन मेरा खून देखने का मन हुआ तो सबसे पहले तुम्हारा ही गला कटेगा। एंड यकीन मानो मेरी दी हुई मौत बहुत दर्दनाक होती है। इतना कहकर ईवा उसकी बगल में से निकल गई और आरित्र को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। उसने जैसे ही अपने हाथों की ओर देखा तो सच में उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ईवा अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि अब उसका मन नहीं था कुछ भी बनाने का। उसने अपना फोन निकाला और शायन को कॉल कर दिया। ओ माय गॉड ईवा डार्लिंग, आज कैसे याद कर लिया मुझे? लेकिन जैसे भी किया हो सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। फोन रिसीव होते ही दूसरी ओर से शायन की चहकती हुई आवाज आई। हो गई बकवास, अब काम की बात सुनो। वैदेह राणा को अब तक पता चल गया होगा कि उनके कैमरा हैक हुए थे, इसलिए वो उसके ऑफिस की ओर आने वाले कैमरा चेक करवाएगा और इससे पहले वो मुझे देखे सब सही करो। ईवा ने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा। उसकी टेंशन मत लो, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ बेबी। उसे कभी तुम्हारे वहाँ आने के बारे में पता नहीं चलेगा, शायन ने लापरवाही से कहा और आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही ईवा ने कॉल कट कर दिया। ईवा के दिमाग में आरित्र की बात घूम रही थी जो उसने अभी अभी कही थी और ईवा का चेहरा बिल्कुल सर्द पड़ता जा रहा था। क्यों लोग ये नहीं समझने की कोशिश करते कि कोई भी जन्म से कातिल नहीं होता? ये दुनिया के कुछ लोग मजबूर कर देते हैं उन्हें ऐसा बनने के लिए। दूसरी ओर वैदेह घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के सामने खड़ा था, मगर उसका मन नहीं था घर जाने का। आखिर किसके लिए घर जाता? वो कोई था ही नहीं जो उसका इंतजार कर रहा था। निरण उसके साथ ही था। वैदेह ने गहरी सांस ली और फिर फुटेज में से ईवा की निकाली हुई फोटो निरण के सामने कर दी। इस लड़की के बारे में मुझे जानना है कि ये कहाँ रहती है, वैदेह ने निरण से कहा। निरण आंखें सिकोड़ कर ईवा की तस्वीर को देख रहा था। ईवा देवदत्त नाम है इसका। वैदेह ने जैसे ही ईवा का नाम लिया निरण ने एकदम से उसकी ओर देखा और उसके ऐसे रिएक्शन पर वैदेह को थोड़ा अजीब लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? वैदेह ने उसके रिएक्शंस के बारे में पूछा। आई एम सॉरी सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ईवा देवदत्त के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? निरण ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। कुछ पर्सनल है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वैदेह ने उसे साफ साफ कुछ भी नहीं बताया और पूछा। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ईवा देवदत्त, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इससे मिलना चाहते हैं। निरण अभी भी असमंजस में था। तुम ईवा को जानते हो क्या? वैदेह ने निरण को ईवा के बारे में इस तरह से बात करते देख पूछा। इसी को नहीं जानता सर, पूरा शहर ईवा देवदत्त को जानता है। आखिर 5 साल पहले उसने जो किया था वो कोई भूल नहीं सकता, निरण ने कहा तो वैदेह की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? क्या हुआ था 5 साल पहले? वैदेह ने संशयित भाव से पूछा। आपने वरुण देवदत्त का नाम तो सुना होगा ना? निरण ने भूमिका बांधी। हाँ, पापा के कंपटीटर हैं, लेकिन अच्छे दोस्त भी, वैदेह ने सोचते हुए कहा। जी बिल्कुल, और ईवा देवदत्त उनकी स्टेप डॉटर थी और उसने 5 साल पहले वरुण देवदत्त अपनी मॉम और अपने भाई को मार डाला था, निरण ने बताया और उसकी बात सुन वैदेह की आंखें बड़ी हो गई। उसे तो ऐसा कुछ अंदाजा भी नहीं था, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि वरुण देवदत्त अब तक उससे मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि उससे उसकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अमेरिका जाने के बाद उसने सिर्फ अपने पापा से कांटेक्ट रखा था, बाकी का समय उसने सिर्फ पढ़ाई को दिया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो उसके लिए सबसे बड़ी सदमे वाली बात थी कि वरुण देवदत्त और उसकी फैमिली को मारने वाले ईवा थी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मतलब वरुण अंकल। वैदेह को यकीन नहीं आ रहा था। निरण ने अपने फोन पर कुछ किया और फिर वैदेह के सामने कर दिया। वरुण देवदत्त का केस हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए उनके केस की इन्फॉर्मेशन अभी तक भी नेट पर मौजूद है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईवा को गिरफ्तार किया गया था, निरण ने बताया तो वैदेह हैरानी और सदमे की हालत में उसका फोन पकड़कर देखने लगा। ईवा की उस वक्त की तस्वीर थी जब उसे गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। उसकी दाईं आंख पर गहरा जख्म था और उसके पूरे कपड़े और चेहरा खून से सना हुआ था।
वैदे आंखें फाड़े देखे जा रहा था और उसके दिमाग में एकदम से आज सुबह ईवा से हुई मुलाकात घूम गई और घूम गई उसकी आंखें जो उसे देखकर मुस्कुराई थी। सुनने में आया था सर की कोर्ट में उसने खुद कबूल किया था कि उसने ही सबको मारा है और उसके बाद इसे जुवेनाइल भेज दिया था 4 साल के लिए। निरन ने आगे बताया, मुझे पता करके बताओ कि ये कहाँ रहती है। मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये इस वक्त क्या कर रही है और कहाँ रह रही है। वैदे ने बिना किसी भाव के कहा और गाड़ी में बैठकर चला गया। निरन थोड़ी नासमझी के भावों से उसकी जाती हुई गाड़ी को देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वैदे ईवा के बारे में जानना चाहता है। रात का वक्त था जब वैदे अपने कमरे में बैठा था। उसने अपना सिर पीछे सोफे पर टिकाया हुआ था और उसके दिमाग में निरन की बताई गई बातें घूम रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपना फोन उठा लिया और 5 साल पहले वरुण देवदत्त की मौत के बारे में ढूंढने लगा। सभी जगह पर ईवा के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखी गई थी। ईवा की गिरफ्तारी की तस्वीर हर एक सेक्शन पर थी। तुम इतना क्यों डरती हो ईवा, ये सिर्फ एक छोटी सी छिपकली है और ये कौन सा तुम्हें खा जाएगी। वैदे ने अपने सामने डरी हुई ईवा से कहा, आई नो ये मुझे नहीं खाएगी, लेकिन अगर इसने मुझे काट लिया तो खून निकलने लगेगा और मुझे खून से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे उस हर चीज से डर लगता है जिससे खून निकलने लगता है। ईवा ने डरते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी तुम्हें चोट लग गई और तुम्हारे खून निकलने लगा तो तुम क्या करोगी। वैदे ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। पहले मॉम मेरा ख्याल रखती थी घर पर और वो कभी मुझे चोट नहीं लगने देती थी, और अब यहाँ हॉस्टल में मैं अपना ख्याल रखती हूँ कि मुझे कहीं चोट ना लग जाए। मुझे बहुत डर लगता है, लाल रंग से खून से बहुत सारा डर लगता है। ईवा एकदम से डर गई थी। अच्छा ठीक है, मेरे होते कुछ नहीं होगा, मैंने उसे भगा दिया है ना, और कोई बात नहीं। अगर तुम्हें डर लगता है मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, मैं तुम्हें कभी चोट लगने नहीं दूंगा, ओके। वैदे ने उसका सिर सहलाते हुए कहा तो ईवा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी से भी खून से डरने वाली ईवा कैसे किसी को मार सकती है। क्या यही सच्चाई है कि उसने अपने परिवार को मार डाला, या फिर सच्चाई कुछ और है। क्योंकि मैं जानता हूँ ईवा कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। जो लड़की थोड़ा सा खून को देखकर इतना घबरा जाती थी, वो लड़की अपने ही माँ बाप को इतनी बेरहमी से कैसे मर सकती है। क्या हुआ होगा आखिर। इतना कुछ हो गया मेरे जाने के बाद और मुझे किसी चीज के बारे में कोई खबर ही नहीं, और शायद इसी वजह से मैं ईवा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अगर ये 5 साल पहले की बात है तो इसका मतलब ये तब की बात है जब मैं अमेरिका गया था, वैदे ने खुद से कहा और फिर जल्दी से अपने फोन पर चेक करने लगा। उसने तारीख चेक की और तारीख देखते ही वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये तो ईवा के हॉस्टल से घर जाने के 1 हफ्ते बाद की तारीख है। इसका मतलब मेरे जाने से 2 दिन बाद। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ ईवा, क्यों तुमने अपने ही परिवार को मार दिया। वैदे का सर दर्द करने लगा था क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जिस ईवा को वो यहाँ छोड़ कर गया था और जो ईवा उसे आज ऑफिस में मिली थी, उस ईवा में बहुत फर्क था। और अब वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ईवा जैसी मासूम सी लड़की एक कातिल बन गई। जारी चैप्टर 9। 1 हफ्ता बीत चुका था रंजीत राणा की मौत को, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। वैदे इस बात से बहुत गुस्से में था। किसी भी फुटेज में कुछ भी पता नहीं चल पाया था और न ही और कोई सबूत मिला था। निरन ने भी अपनी तरफ से सब पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार। रंजीत राणा को किसने मारा इसका अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया था। वहीं दूसरी तरफ वैदे ईवा को लेकर परेशान था। उसने निरन को ईवा के बारे में सारी जानकारी लाने के लिए कहा था, जो उसने अगले ही दिन लाकर दे दी थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ईवा से जाकर मिल सके। निरन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 1 साल पहले ही ईवा जुवेनाइल से वापस आई थी और उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। इस वक्त वो अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन के लिए भेजती थी। ईवा की ज्यादातर पेंटिंग्स डार्क होती थी और जिसकी अच्छी खासी कीमत उसे मिल जाती थी, और ये बात भी वैदे को खासी हैरान कर गई थी कि ईवा डार्क पेंटिंग्स बनाती है। सर मीटिंग रूम में आपका इंतजार हो रहा है, निरन ने आकर कहा तो वैदे ने ईवा की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल बंद कर दी और उसके साथ मीटिंग रूम की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर ईवा और शायन एक क्लब में बैठे थे। दिन का समय होने की वजह से वहां पर ज्यादा शोरशराबा नहीं था, क्योंकि वो सब सिर्फ रात को होता था। अभी वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। इसका मतलब तुम वैदे राणा को जानती हो और तुम्हारी स्कूलिंग उसके साथ हुई है, शायन ने भारी हैरानी से पूछा। अभी अभी ईवा ने शायन को वैदे और उसके बारे में बताया था, क्योंकि शायन ने वैदे की सारी जानकारी जब निकाली तो उसे ईवा के बारे में भी मालूम पड़ा था। वो मेरा सीनियर था, मुझसे 2 क्लास आगे, लेकिन फिर भी हम दोस्त थे।
ईवा ने अपने गिलास के ऊपर अपनी उंगली चलाते हुए कहा। तो इस हिसाब से तो तुम उसे नहीं मार पाओगी, शायन ने ईवा को गौर से देखते हुए कहा। मेरा मानना है कि किसी के किए की सजा किसी और को नहीं दी जाती। वो क्या कहावत बनाई हुई है इस समाज के लोगों ने। हाँ, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और बच्चों के किए की सजा माँ बाप को, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान के कर्म ही उसकी सजा और तास तय करते हैं। इसलिए मैंने बैरन को पक्के तौर पर नहीं कहा कि मैं वैदेह को मारूंगी। मेरे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वैदेह राणा भी अपने बाप की तरह है या फिर वो उससे अलग है। अगर वो अपने बाप के रास्ते पर चलेगा तो उसके रास्ते में मौत बनकर मैं खड़ी होंगी, और अगर वो इनोसेंट है तो मौत और उसके में बीच में खड़ी होंगी। ईवा ने बिल्कुल आराम से कहा। पापा को समझाना मुश्किल है, इतनी जल्दी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, शायन ने गंभीरता से कहा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक असूल है, जो तुम्हारे दिल को सही लगे वो करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और वैसे भी बिना मतलब के किसी को मारना मेरा स्टाइल नहीं है। ईवा ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली करने के बाद कहा। मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें, शायन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ईवा के माथे पर बल पड़ गए। पापा ने वैदेह के पीछे कुछ आदमी लगाए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तुम बहुत स्लो प्रोसेस से काम कर रही हो। मैंने कहा था ना कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। अपने बाप से जाकर कह दो जितनी जल्दी हो सके अपने आदमियों को वापस बुला ले, क्योंकि मुझे मेरे काम के बीच किसी तीसरे की टांगे पसंद नहीं है, और अगर कोई टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो मैं उसे काट कर फेंक देती हूँ। समझ में आई बात? ईवा का चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो गया था। मैं करूंगा बात पापा से, लेकिन तुम्हें अपनी दोस्ती को एक साइड रखना होगा, क्योंकि जो हमारा काम है उसमें दोस्ती के कोई मायने नहीं होते, शायन ने ईवा की आंखों में देख कहा। मकसद सिर्फ इतना बताना था कि ईवा अपनी पुरानी दोस्ती की वजह से अपने मकसद से न भटक जाए। इस हिसाब से तो मैं अभी के अभी तुम्हारे सर में गोलियां डाल सकती हूँ, क्योंकि जिस काम में हम दोनों हैं उस काम में दोस्ती के मायने नहीं होते। नहीं, ईवा ने बिल्कुल सर्द लहजे में कहा तो शायन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। काम चाहे कोई भी हो, दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी दोस्ती को किस तरह निभाते हैं। दोस्ती निभाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्ती सीधा दिल से निभाई जाती है। जहाँ दिमाग इस्तेमाल होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। और रही बात दोस्ती को साइड में रखने की, तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर वैदेह गलत हुआ तो उसके माथे में गोली मेरी बंदूक से चलेगी, लेकिन अगर वो सही हुआ तो उसे मारने वाले हर सिर में गोली भी मेरी ही बंदूक से चलेगी। शायन कुछ पल ईवा की गुस्से से लाल आंखों में देखता रहा, फिर एकदम से कहा, डू यू लव हिम? ईवा ने उसे घूर कर देखा और फिर उठकर खड़ी हो गई। बेफालतू बातों में दिमाग कम लगाया करो, अकल के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, ईवा ने कहा और वहां से जाने लगी। शायन जल्दी से उसके पीछे लपका। अच्छा ईवा डार्लिंग सुनो तो। दोनों क्लब से बाहर निकल गए थे। उनके जाते ही उनकी टेबल से एक टेबल छोड़कर अगली टेबल पर एक लड़की बैठी थी। उसने एक नंबर पर मैसेज भेज दिया। शायन और उसकी दोस्त क्लब से निकल गए हैं और अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में धृति अपने सामने खड़े आरित्र को घूर रही थी, और उसका कारण था उसकी शर्ट। धृति ने उसे ग्रे कलर की शर्ट पहनने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी ड्रेस भी ग्रे कलर की थी। दोनों सेम ड्रेस पहनने वाले थे, और उसकी वजह थी कि आज फ्रेशर पार्टी थी और उनका परफॉर्मेंस था। धृति ने ही आरित्र को कुछ दिन पहले वो शर्ट दी थी, लेकिन आरित्र की खराब किस्मत कि जब उसने वो शर्ट पहनी तब गलती से ईवा के रंगों से सने हाथ उसकी शर्ट पर शाप छोड़ गए थे। भाग छे, और वो उसकी हंसी में ऐसा खोया था कि उसे होश ही नहीं रहा था। उस पूरी रात उसकी आंखों के आगे ईवा का हंसता हुआ चेहरा ही घूमता रहा था, और वो बार बार अपनी शर्ट पर छपे ईवा के हाथों की छाप को देखता रहा था। पार्टी की तैयारियों में वो शर्ट को साफ करवाना ही भूल गया था, और आज जब याद आया तो इतना समय नहीं था कि उसे ठीक करवा सके। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कितने मन से हमारी ड्रेसेस सेलेक्ट की थी। धृति इस वक्त पूरे गुस्से में थी। आरित्र को भी खुद पर गुस्सा आ रहा था, और उसका कारण ये था कि वो कैसे धृति के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच गया, और वो भी ईवा को लेकर। आई एम सॉरी, हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा अलग नहीं लग रहा, आरित्र ने कहा तो धृति ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। आरित्र ने ब्लैक कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी और साथ में मेहरून कलर का ब्लेजर, और वहीं धृति ने ग्रे कलर की स्टाइलिश साड़ी पहनी थी। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए परफॉर्मेंस, मुझे नहीं करनी कोई परफॉर्मेंस, धृति ने गुस्से से कहा और पलट कर जाने लगी, लेकिन आरित्र ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। धृति झटके से उसके करीब आ गई।
उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर गए थे और वो आंखें बड़ी बड़ी कर आरित्र को देख रही थी। सिर्फ एक ड्रेस की वजह से तुम मुझसे नाराज हो या कोई और बात है? आरित्र ने धृति की आंखों में देख पूछा तो धृति खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आई लव यू, आरित्र ने कहा तो धृति की खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद एकदम से रुक गई और वो हैरानी से आरित्र को देखने लगी। आज से नहीं, जब से मिली हो तब से, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या जवाब होगा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज परफॉर्मेंस के बाद मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताऊंगा। मगर धृति, मैं तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकता प्लीज। तो क्या हुआ अगर ड्रेस सेम नहीं है? मगर मैं चाहता हूँ कि हमारी ड्रेस सेम हो या न हो, लेकिन हमारे दिल की धड़कने एक दूसरे के लिए एक जैसी ही धड़के, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए एक सा हो। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? धृति सदमे सी हालत में आरित्र को देखे जा रही थी और आरित्र ने एक पल को भी उससे नजरें नहीं हटाई थी। मगर एक बात थी जो उसके दिल के किसी कोने में उठ रही थी कि उसने ये सही नहीं किया, लेकिन इस वक्त वो बस धृति का साथ चाहता था जो हर बात से ज्यादा अहमियत रखता था। धृति ने धीरे से खुद को आरित्र से अलग किया और बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। उसके जाते ही आरित्र ने हवा में ही मुक्का मारा और अपनी कमर पर हाथ रख उस ओर देखने लगा जिस ओर धृति गई थी। जारी। चैप्टर 10। शाम का वक्त था और ईवा अपने गार्डन में थी जब आरित्र उतरा हुआ सा मुंह लेकर आया। ईवा ने उसे ध्यान से देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं और अपने फोन में लग गई। आरित्र सीधा अपने कमरे में चला गया था। धृति पूरा दिन उसे कहीं नजर नहीं आई थी और वो उसे ढूंढता रहा था। दोपहर को उसे पता चला कि धृति घर चली गई थी। उसने उसका पूरी पार्टी के टाइम तक इंतजार किया मगर वो वापस नहीं आई थी। ईवा जब अंदर आई तो उसे आरित्र कहीं नहीं दिखा। अमूमन वो इस वक्त किचन में ही होता था। ईवा ने गहरी सांस ली और फिर अपना कमरा लॉक कर घर से बाहर निकल गई। वहीं आरित्र अपने कमरे में बैठा था। उसने अब तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। उसके हाथ में वो शर्ट थी जो धृति ने दी थी और जिस पर अभी भी ईवा के हाथों की छाप थी। क्या मैंने सही किया? लेकिन मेरा दिल खुशी सी क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? नहीं, ईवा सच में बेहद खूबसूरत है मगर वो एक अच्छी लड़की नहीं। जो लड़की अपने माँ पापा को मार दे वो अच्छी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं सिर्फ खूबसूरती देख अपने प्यार को नहीं भूल सकता। धृति को मैं पिछले कितने सालों से प्यार करता हूँ और एक खूबसूरत मर्डरर की वजह से मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा। यस, ईवा खूबसूरत है लेकिन धृति मेरा प्यार है और एक अच्छी लड़की है। आरित्र अपने ही मन में खुद से लड़ रहा था और आखिर वो अपने फैसले पर आ ही गया। उसने अपने हाथों में पकड़ी शर्ट को देखा और फिर जाकर उसने उसे सिंक में फेंक दिया। वहीं जब ईवा घर से बाहर निकली तो मौसम एकदम से खराब हो गया था। कुछ देर पहले साफ आसमान में अब काले घने बादल मंडरा रहे थे और हल्की हल्की सी हवा चलने लगी थी। ईवा ने गहरी सांस ली और अपनी हुड्डी की कैप को अपने सिर पर डालते हुए आगे बढ़ गई। उसे बारिश पसंद नहीं थी लेकिन बारिश से पहले चलने वाली हवा उसे बेहद सुकून पहुंचाती थी। वो चलती जा रही थी और चलते चलते अब ब्रिज तक आ गई थी जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ आवाजाही खासी रहती थी लेकिन इस वक्त खराब मौसम के चलते इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। वो अक्सर यहाँ आ जाती थी और घंटों यहाँ खड़ी रहती थी। उसे अकेले में खड़े होकर नीचे चलते पानी को देखने में बहुत सुकून सा मिलता था। एक वक्त था जब वो इस जगह से बहुत डरती थी लेकिन अब सब कुछ बदल गया था क्योंकि अब वो ईवा बदल चुकी थी। वो ब्रिज के पास पहुंची ही थी कि उसके कदम एकदम से रुक गए। हवा काफी ज्यादा तेज चलने लगी थी और कुछ देर में अब बिजली कड़कने लगी थी। वो सामने देखे जा रही थी जहां वैदे हाथ पीछे बांधे ब्रिज के पास खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके बाल गर्दन तक थे जिन्हें वो अच्छे से सेट किए रखता था लेकिन इस वक्त हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसके बाल बिखर गए थे लेकिन वो बस सामने पानी में उठती लहरों को देखे जा रहा था। ईवा वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसके जबड़े कस गए। वो बिजली की तेजी से वैदे की ओर भागी और हवा में ही छलांग लगा दी। एक जोरदार आवाज हुई और वैदे पलट गया।
बारिश शुरू हो गई थी और वो अपने सामने उसकी ओर पीठ किए खड़े इंसान को देख रहा था। वैदेह को नहीं मालूम था कि उसके सामने ईवा खड़ी है। तभी उसकी नजर नीचे औंधे मुंह गिरे हुए आदमी पर गई जिसके हाथ से खंजर छूटकर कुछ दूरी पर गिरा हुआ था। वहीं कुछ दूरी पर ही 4-5 आदमी और खड़े थे और सबके हाथों में खंजर चमक रहे थे। हवा अब आंधी का रूप लेने लगी थी और बारिश भी अब पूरे जोर से बरसने लगी थी। मारो इसे! दूर खड़े आदमियों में से एक चिल्लाया तो ईवा की मुट्ठियां कस गई। नीचे गिरा आदमी अभी तक संभल नहीं पाया था क्योंकि ईवा ने पूरी ताकत के साथ उसके कंधे पर किक मारी थी। एक आदमी भागते हुए ईवा की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो ईवा को छू भी पाता ईवा एकदम से झुककर निकल गई और वो आदमी आगे की ओर चला गया, लेकिन ईवा ने एकदम फुर्ती से घूमकर उसकी पसलियों में मुक्का जड़ दिया। उस आदमी के हाथ से खंजर छूट गया जिसे ईवा ने लपक कर उठा लिया। नीचे गिरा आदमी उठ गया था। उसने अपना चाकू उठाकर ईवा पर हमला करना चाहा, लेकिन ईवा ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू अड़ा दिया और उसके चाकू को पीछे की ओर धकेल दिया और इसी के साथ उस आदमी के कंधे में ईवा ने चाकू गाड़ दिया। वैदेह जो अभी भी हैरान होकर सब देख रहा था, उसकी आंखें बड़ी हो गई। तेज बारिश और आंधी की वजह से लाइट खराब हो गई और अंधेरे की वजह से उसे अब तक ईवा का चेहरा नहीं दिखा था। ईवा ने जैसे ही चाकू बाहर निकाला, उस आदमी की चीख वहां पर गूंज गई और वो नीचे अपना कंधा पकड़े गिर गया। बारिश के पानी में उसका खून मिल रहा था। दूसरा आदमी ईवा को पहले आदमी के साथ उलझा देख वैदेह की ओर बढ़ा, लेकिन ईवा ने घूमकर उसके पीछे से कंधे पर चाकू गड़ा दिया। वो इन सबको मार सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें सिर्फ जख्मी कर रही थी। पीछे खड़े तीनों आदमी अब गुस्से में आ चुके थे। उनमें सबसे बीच में खड़े आदमी ने बाकी के दोनों आदमियों को उनकी ओर भेजा और साथ ही अपने कान में लगे ईयरफोन का बटन दबा दिया। सर, यहाँ एक लड़की आ गई है और उसने 2 आदमियों को जख्मी कर दिया है, उस आदमी ने कहा तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन वो आदमी बाकी सब छोड़ वहां से निकल गया। बाकी 2 आदमियों ने जब उसे भागते देखा तो वो भी वहां से जाने लगे, लेकिन ईवा ने उन्हें धर दबोचा। एक आदमी उसकी पकड़ से भाग निकला, लेकिन दूसरे के मुंह पर अब वो लगातार मुक्के बरसा रही थी। उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा था और अब तक सब कुछ देखता हुआ वैदेह आगे बढ़ा और ईवा का बढ़ता हुआ हाथ उसने हवा में ही पकड़ लिया। वो आदमी अपनी जान छुड़ा वहां से भाग निकला। पीछे बाकी 2 आदमी जिन्हें ईवा ने चाकू से जख्मी कर दिया था, वो आधी बेहोशी सी हालत में वहीं गिर गए थे। कौन हो तुम? वैदेह ने उसका हाथ पकड़े हुए ही पूछा। ईवा की सांसें तेज हुई पड़ी थी और गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी कैप कपकी उसके सिर से उतर गई थी और उसके बाल पूरी तरह से भीगकर उसके चेहरे पर चिपक गए थे। बारिश अपने जोर पर थी और रह रहकर बादल अपने होने का प्रमाण दिए जा रहे थे। वैदेह को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने झटके से ईवा को अपनी तरफ मोड़ लिया और उसी वक्त बिजली इतनी जोर से कड़की और उसकी तेज रोशनी में वैदेह ने ईवा का चेहरा देखा। उसके हाथ में से ईवा का हाथ छूट गया और वो एक कदम पीछे हो गया। ईवा वैदेह की आंखों में आंखें डाल उसे देखे जा रही थी। बारिश का पानी उसके चेहरे से नीचे गिर रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से से लाल थी जो वैदेह ने देख ली थी। ईवा! वैदेह के मुंह से बिल्कुल हल्के से ईवा का नाम निकला जो सिर्फ उसे ही सुनाई दिया, लेकिन उसके हिलते होंठों की हरकत से ईवा समझ गई थी कि वैदेह ने अभी अभी उसका ही नाम लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे इस तरह मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें देख अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। ईवा की आवाज बिल्कुल सर्द थी और उसके चेहरे के भाव और उसकी बात एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। वहीं वैदेह सदमे सी हालत में ईवा को देख रहा था। आज वो उसके घर के लिए ही निकला था, लेकिन फिर हिम्मत ने साथ छोड़ दिया और वो यहाँ रुक गया। लेकिन शायद आज उनकी मुलाकात खुद भगवान ने तय की थी, इसलिए इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे।
ईवा कुछ देर खामोश से वैदे को देखती रही और फिर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उसे ऐसे लगा जैसे इतनी बारिश में भी, इतनी ठंडी हवाओं में भी वो तपती दोपहरी में खड़ी हो। वैदे उसके गले लगा हुआ था और उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और ईवा को वैदे की बढ़ी हुई धड़कनें साफ महसूस हो रही थी, जैसे ये वैदे की नहीं उसकी धड़कनें हों। जारी